हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 02 2023 के लिए ना साइंस का क्लास नंबर 6 कर रहे हो और इनमें से बहुत VBI सारे क्वेश्चन है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने के साथ साथ एक चीज़ याद रखना, आप में से जितने भी लोग मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं, तो हमने VBI टॉप 500 PDF के अंदर ना अरिथमेटिक और एडवांस सेक्शन 1 की, चाहे GD चाहे DB हो चाहे यांत्रिक हो, सेक्शन 1 की कंप्लीट मतलब सिलेबस को हमने डाल दिया। जो भी सिलेबस चैप्टर्स में सबको डाल दिया, इससे बाहर नहीं आने का कुछ भी, ठीक है। तो पूरे सेम पैटर्न पे आएगा, पूरा यही सिलेबस है। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल भी। एग्जाम से पहले इसको 2 बार बना लो। मैथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसका वीडियो देख लेना। इसको बाई करना है तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे। साथ ही साथ पूरा सिलेबस वाला रीजनिंग और पूरा साइंस, इन सबको भी 2 बार बना लो। रीजनिंग का भी सॉल्यूशन PDF में होगा और साइंस का भी आंसर हिंदी और इंग्लिश, सारे PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है हमारे पास। साथ साथ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके अंदर डाले गए हैं, कुछ अपने तरफ से इंपॉर्टेंट डाले गए हैं। सबको बाई कर लो व्हाट्सअप करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखे वहां से। और एग्जाम से पहले ना 2 से 3 बार पूरा रट जाओ बढ़िया से, बहुत काम आने वाला है एग्जाम में आपको। व्हाट्सअप कर लो 7279047787। और साथ साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है ना, गर्मी हस्तांतरण, हीट का जो ट्रांसफर होता है, सबसे तेज प्रक्रिया किसमें होगा बताओ। तो गर्मी का हस्तांतरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के लिए कंडक्शन सबसे फास्ट है या फिर कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन या फिर आइसोलेशन। एक चीज बताओ, अभी तक जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य से उष्मा जो अर्थ पे आती है, वो तो सबसे फास्टेस्ट मानी जाती है। तो वो किस मीडियम से आती है? वो रेडिएशन से आती है। आपको मैंने बताया था रेडिएशन से। पूरी जो साइंस की सीरीज को फॉलो कर रहा होगा समझ रहा होगा कि मैंने बताया था कि रेडिएशन को ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो निर्वात में भी उस माध्यम से हीट ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम में भी, ठीक है। तो वो क्या है, रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट माना जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, धातु की छड़ी को के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे किसके अनुपात कारक होगी। देखो, एक धातु की मेटल की जो रड होती है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे किसके अनुपातिक होती है। तो छड़ के अंदर जो हीट होती है उसको अगर संचालित करना हो तो वो किसके होती है। मतलब एक चीज समझ लो, छड़ जो है ना, छड़ रड है, वो भी मेटल का। अगर आप इसके अंदर हीट डाल रहे हो, ठीक है, और वो हीट के बारे में पूछ रहा है आपसे, इसके थ्रू होकर अगर हीट पार होता है तो वो किस रीजन से, उसका फैक्टर क्या होता है, ये चीज पूछ रहा है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। गर्मी के प्रवाह का समय, ठीक है, हीट फ्लोइंग टाइम, या फिर जैसे मान लो एक तरीके से एग्जांपल बोल रहे हैं कि छड़ है, इधर भी कुछ है, मेटल है, और इधर से आप हीट दे रहे हो, तो इस छड़ रड से होके इस चीज में भी क्या होगा, हीट जाएगा ऑब्वियसली। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या वो गर्मी के प्रवाह का टाइम पे डिपेंड करेगा, या फिर एरिया पे डिपेंड करेगा, या फिर उसके तापमान पे, टेम्परेचर पे। तो गाइस ये सब चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली टाइम, एरिया और कितना उसका छड़ का क्या रेडियस है, लेंथ क्या है, ठीक है। तो जब टाइम कितना है, वो सब चीजें मैटर करता है। टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये हीट ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्च तापमान के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था सबसे अभी अर्थ पे जो है, अगर हम लोग जो जानते हैं अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान किसका है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे भले ना हो, लेकिन अर्थ पे रह के हम लोग जानते हैं कि सूर्य का, सन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई है। और सूर्य का तापमान मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? पायरोमीटर का यूज करते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले भी। तो पायरोमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले भी एक चीज और मैं बताना भूल गया था कि आप में से जितने भी लोग कोस्ट गार्ड सेक्शन 1, चाहे GD हो चाहे DB हो, सबके अंदर सेक्शन 1 आना है। और इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारा पेड कोर्स लो। हम लोग पेड कोर्स के अंदर कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करा रहे हैं। मैथमेटिक्स को भी, रीजनिंग को भी, साइंस को भी बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, GK GS बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दे रहे हैं। और जो इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेगा ना सेक्शन 1 में, उसके स्कोर ना अचानक से बूम कर जाएंगे। तो सारे लोग परेशान है कहाँ से करें, तो ये 900 रुपए में आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। और ये कोर्स को पढ़ने के बाद आने वाले एग्जाम जैसे एयरफोर्स, SSC, CGL, CHSL है ना, CPO, ये सब भी देते हो, MTS वगैरह, GD वगैरह, तो आराम से क्रैक कर लोगे। इसमें बहुत अप लेवल तक मैं पढ़ा दे रहा हूँ बढ़िया से, ठीक है, SSC लेवल तक पढ़ा दे रहा हूँ। जो आप बच्चा इसको बाई करके एक बार पढ़ ले रहा है, वो कोस्ट गार्ड के सेक्शन 1 में चाहे GD चाहे DB हो, रॉक तो करेगा ही, साथ में अदर एग्जाम्स में भी फोड़ेगा। साथ में स्टार्टिंग मैंने जितने PDFs के बारे में बताए, ये कोर्स अगर आप बाई करते हो तो सारे PDFs इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली वीडियो क्लास के साथ साथ। और जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं सारे आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे।
तो आप बाई करो, या फिर आप अलग से भी कोई चीज को बाई करना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज तो भी बाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी ऐप का, तो वहां से ऐप को डाउनलोड करो और बाई करो। अगर बाई करने नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है। या फिर सिर्फ आप वहां पे जस्ट टेस्ट सीरीज भी जस्ट 69 रुपीज में 10 टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेक्शन 1 का। अब देखो आ जाते हैं हम लोग एक आदर्श सुचालक, उसमें प्रतिरोध क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे देखो, एक जो है ना कहते हैं जैसे आइडियल कंडक्टर होता है, तो उसका एक तरीके से रेसिस्टेंस कितना होता है, तो उसमें 0 होना चाहिए रेसिस्टेंट। तो अगर वो सुपर कंडक्टर है या फिर आइडियल कंडक्टर है तो उसमें रेसिस्टेंट तो होना नहीं चाहिए, क्लियर है। अगर उसमें प्रतिरोधी रहेगा तो उसको अच्छा चालक कैसे माना जाएगा। कह रहा है क्यों एक झील सर्दियों में भी अंदर जमा नहीं हो या फिर जमता नहीं है, स्थिर नहीं होता। कहने का मतलब नहीं जमता, ठीक है, जमा नहीं होता है अंदर में। देखो मैंने ये चीज बताया था, भले ही सतह पे जमा होता है। मैंने एक चीज पढ़ाया था ना कि लेक, ये कोई भी तालाब नदी अगर जमने का स्टार्ट होता है तो ऊपरी परत से जमता है, लेकिन नीचे से नहीं, ठीक है। ये चीज मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में आपको कि पर्वत जैसे पिघलता है तो वो ऊपर से पिघलता है, और नदी जमना स्टार्ट होती है तो ऊपरी परत से जमना स्टार्ट होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है ना कि देखो बर्फ की चालकता जो है वो कम होती है, जो कंडक्टिविटी होती है आइस की वो लो होती है। मतलब उसमें से ना टेम्परेचर पार कर पाना, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, वो थोड़ा सा देर हो जाता है। एक बार जब बर्फ जम जाता है ना तो बहुत टेम्परेचर ऊपर का नीचे जल्दी नहीं आ पाता है। जो ठंडा भी अगर मौसम है तो वो टेम्परेचर अंदर तक जाने में बहुत बहुत ज़्यादा समय लगता है। बर्फ की चालकता इतनी कम होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर है, एक खाना पकाने का बर्तन काला क्यों होता है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग सर्दियों में गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि काला का जो है गर्मी अवशोषित ज़्यादा करता है। डार्क मैटर एब्जॉर्ब मोर हीट, तो काला पदार्थ जो भी है वो गर्मी ज़्यादा अवशोषित करेगा, इसलिए हम लोग गर्मियों में सफ़ेद पहनते हैं कि ज़्यादा गर्मी ना लगे हमें। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, विशिष्ट उष्मा क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है। तो बस उसका डेफिनेशन पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट का आप डेफिनेशन याद रखना। यहाँ पे दे रखा कि एक पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक एनर्जी लगती है, हीट लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्लियर है, तो ये इसका डेफिनेशन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूम में गर्म पानी से भरा धातु कंटेनर कैसे गर्मी खोएगा। अब यहाँ पे सुनो, क्वेश्चन जो समझ रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में पढ़ाया वो सभी चीजों को समझ रहोगे, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर फटाक से कर दोगे। अब देखो वैक्यूम में कह रहे हैं ना गर्मी से भरा गर्म पानी से भरा एक धातु गर्म खोएगा। मतलब गर्म पानी का जो है ना वो हीट को मतलब भेजना है कहीं और, तो वो वैक्यूम में कौन से मीडियम जाता है, क्या चालन से, संवहन से, विकिरण से। तो वैक्यूम में कौन काम कर रहा होता है, तो मैंने पहले भी कहा था रेडिएशन। जैसे सूर्य का जो है ना गर्मी अर्थ पे आता है तो बीच में वैक्यूम भी मिलता है, फिर भी रेडिएशन को क्या होता है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर निर्वात है फिर भी वहां से वो जाएगा तो विकिरण के माध्यम से हीट चला जाएगा, उधर उष्मा चला जाएगा। तो बस वैक्यूम देखे आपने और हीट के बारे में पूछ रहा है या फिर उष्मा के बारे में, तो आप फटाक से आप विकिरण या फिर रेडिएशन आंसर कर दो। क्लियर है। आगे देखो, बर्फ का एक खंड है, ये बर्फ के खंड के बारे में क्या कह रहा है, गर्मी विकिरण नहीं कर सकता। गर्मी विकिरण कर सकता है लेकिन गर्मी अवशोषित नहीं कर सकता। गर्मी को अवशोषित कर सकता है लेकिन गर्मी को विकिरण नहीं कर सकता, या फिर विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। तो बर्फ के खंड के लिए कौन सा चीज सही है, देखो ये जो चाहिए है ना सही चीज कि वो विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज उसका करेक्ट आंसर है। कैन अब्जॉर्ब हीट एज वेल एज रेडिएशन, के साथ साथ वो क्या कर सकता है भैया, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का तरल में परिवर्तन हो जाना होने की प्रक्रिया होगी जब वह क्या होगा, एक सॉलिड है वो लिक्विड में बदलेगा। कब, जब वो लगातार क्या करेगा, जैसे वो ठोस पदार्थ हीट को गेन करेगा कंटिन्यू, ठीक है, निरंतर एक ही टेम्परेचर पे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इजी सा कंसेप्ट था, एक निरंतर तापमान पर शेष गर्मी को अवशोषित करेगा। क्लियर है। आगे देखो, एब्जॉर्ब करेगा वो। कह रहा है एक कमरे में एक धातु की मेज पर गर्म चाय एक कप से गर्मी हारता है। देखो मान लो एक मेज है, इसके ऊपर एक कप है, ठीक है, ये इसमें धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ये चाय। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना वो चाय से चालन के माध्यम में मतलब चाय से कहाँ गया, वो कप के अंदर चाय, तो कप गर्म हो जाएगा और फिर जहां पे रखोगे उतने दूर का टेबल गर्म हो जाएगा। तो वहां पे चालन के माध्यम से भी धीरे धीरे क्या गर्मी जा रहा है, और कुछ गर्मी उसका वातावरण में वाष्प बन के हट जाएगा, तो वो संवहन भी काम कर रहा है।
अगर मान लो वो निर्वात भी अगर होता तो रेडिएशन के थ्रू भी चला जाता, तो उस कंडीशन में सब कुछ काम कर रहा होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र एक ही सामग्री के घन और परिपत्र प्लेट हो और द्रव्यमान के समान तापमान के लिए क्या चाहिए। सुनो ये क्वेश्चन बड़े लंबा है, कंफ्यूजन है, क्रिएट कर रहे हैं, बट समझो। मान लो ना एक सॉलिड एक क्या है, घन है, घन घन ऐसा मान लेते हैं, किसी मेटल का बना हुआ एक क्या है, क्यूब है, ठीक है, और एक मेटल का सेम मेटल का बना हुआ एक प्लेट है। तो इनमें से पहले कौन सा ठंडा होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो पहले क्यूब ठंडा होगा कि पहले प्लेट? तो ऑब्वियसली कहोगे कि पहले प्लेट ठंडा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली द्रव्यमान, उसी द्रव्यमान से मतलब नहीं है, उसकी डेंसिटी भी मतलब है, ठीक है। ये क्यूब के अंदर की जो वो है ना, क्या कहते हैं, इसका रेंज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जैसे हम लोग कहना कि लंबाई पे भी डिपेंड करता है। तो प्लेट जो है ना, ये मोटाई कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इसमें से हीट को निकल पाना आसानी होगा। लेकिन ये क्यूब जो है अंदर से भी भरा होगा, तो इसमें से हीट का निकल पाना थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या ठंडा होगा? तो जो प्लेट होगा ना, सर्कुलर प्लेट, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप खुद भी इमेजिन करके देखो, एक लोहे का कोई ठोस चीज, सॉलिड चीज रख दो भरा हुआ, और एक ठंडा, मतलब एक प्लेट को गर्म करके दोनों को रख दो, पहले कौन प्लेट ठंडा हो जाएगा? इमेजिनेशन वाली चीज थी ये। 30 नंबर कह रहा है किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है। तो कल भी क्लास में मैंने कराया था, तो मैंने बोला था -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चे कहते नहीं सर 40 डिग्री होता है, नहीं, -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आप याद रखोगे, इसीलिए मैंने फिर से इसको ऐड किया। आगे देखो, धातु की सीट को गर्म होने पर धातु की सीट में छेद का क्या होगा। मान लो कोई मेटल का एक सीट है, इसके अंदर कोई छेद है, तो मान लो कोई चीज जब मेटल गर्म करते हो तो उसमें फैलाव होता है ना, तो ये फैलाव की वजह से बढ़ जाएगा ना, तो आकार में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वो साइज। क्लियर है? आगे देखो 50 नंबर कह रहे हैं गर्मी हस्तांतरण की निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं की किस माध्यम को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये चीज तो मैंने पहले ही बताया था कि देखो गर्मी में मतलब किसी भी मीडियम की जरूरत किसको नहीं होती, रेडिएशन को, विकिरण को। सूर्य से रोशनी जो आती है, फिर से मैं एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। 16 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गर्मी को अणु से अणु तक सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो एक एटम से दूसरे या फिर मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल तक डायरेक्टली अगर हीट ट्रांसफर करना है तो उसको कंडक्शन के नाम से जाना जाता है, याद रखोगे, प्रवाहकत्व। क्लियर है? आगे कह रहे हैं जब एक ठोस, तरल या गैस एक भौतिक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। मान लो कोई ठोस है, ठोस से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड अगर गैस बन रहा है, या फिर गैस अगेन लिक्विड बन रहा है, लिक्विड अगेन ठोस बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको एक चरण में बदलाव कहते हैं, क्योंकि सॉलिड से वो लिक्विड बन रहा है तो अगला स्टेप को फॉलो किया, लिक्विड से गैस बन रहा है तो फिर अगले, तो वन स्टेप चेंज हो रहा है ना। अगर डायरेक्टली सॉलिड से अगर गैस बन जाए तो उसको ऊर्ध्वपतन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर है? किस सतह पर निश्चित तापमान पर अधिक गर्मी फैलेगा। तो ज्यादा गर्मी कहाँ, काला होगा, ब्लैक एंड रफ जगह पे ज्यादा तेजी से गर्मी फैलता है, ठीक है। ब्लैक एंड रफ जगह पे गर्मी तेजी से फैलेगा, ये चीज याद रखोगे। अब कह रहा है गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा क्या कर सकता है। तो एक चीज बताओ, अधिक मोर वाटर वेपर करेगा या फिर लेस वाटर वेपर, कम पानी का वाष्प बनाएगा। तो ऑब्वियसली गर्म हवा रहेगा तो वो जल्दी कपड़ों को सुखाता है ना, क्योंकि कपड़ों की जो पानी है उसको वाष्प में तुरंत परिवर्तित कर देगा। लेकिन ठंडी हवा के अंदर, कोल्ड एयर के अंदर ऑलरेडी क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, तो वो तो उतना तेजी से नहीं बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, ठंडी हवा कम पानी वाष्प बनाएगा, लेस वाटर को वेपर करेगा। क्लियर है? आगे देखो, कह रहा है ठोस को सीधे ठोस से गैस बदल जाना। मैंने अभी जस्ट बोला सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड बनाना, ये होता है वन स्टेप में चेंज करना, ठीक है। लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाना, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, क्या ऊर्ध्वपतन कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, ठोस से गैस बन जाने को ऊर्ध्वपतन। जैसे कपूर को गर्म करोगे तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली गैस बन जाएगा, कैम्फर जो कहते हो। बाकी ठीक है, बाकी सारी चीजों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पेड कोर्स को एक बार आप पढ़ो, आपकी लाइफ में एकदम पूरा चेंजेस आ जाएगा। इस कोर्स के बाद ना कहीं भी आपको ऑफलाइन बैच करने की जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चाहे आगे फ्यूचर में कोई भी एग्जाम आप दे रहे होगे, एक बार इसको बढ़िया से आप पढ़ लो, ठीक है, कोस्ट गार्ड का बैच को। तो बाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो स्टडी ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करके बाई करो कोर्सेज वाले ऑप्शन से। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, या फिर एक सेपरेट बैच भी कोई लेना आपको, मैथ का या फिर जीके का, रीजनिंग का, साइंस का, इंग्लिश का, या फिर सिर्फ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना है, तो कुछ भी आप ले सकते हो। व्हाट्सअप करके जानकारी ले लो, या फिर खुद से अगर टेक्निकली स्ट्रांग हो, मोबाइल से चलाना अच्छा से आता है, तो व्हाट्सअप करके पता कर लो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, साथ में सारे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सअप करके पीडीएफ को बाई कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।